कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसी जगह खड़ा है जहां का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। उफ, मतलब भयंकर गर्मी। बिल्कुल। और ठीक सामने एक ऐसा बर्नर जल रहा है जो घर के सामान्य गैस स्टोव से 10 या शायद 20 गुना ज्यादा गर्मी दे रहा है। मतलब करीब 50,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। जी, जिसे हम BTU कहते हैं। हाँ, BTO। और सोचने का तो बिल्कुल समय नहीं है। अगले 20 मिनट के अंदर आपको 50 प्लेट्स बिल्कुल एक समान स्वाद और गार्निश के साथ बाहर निकालनी है। और वो भी बिना किसी गलती के। एकदम सही। और ये किसी एक्शन फिल्म का कोई तनावपूर्ण सीन नहीं है, बल्कि एक 5 स्टार होटल के कमर्शियल किचन की एक बहुत ही आम सी रोजमर्रा की हकीकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम खाना पकाने या कुकिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर घर की वो शांत रसोई आती है जहाँ कोई भी इंसान आराम से अपनी गति से कोई डिश बनाता है। हाँ, पीछे शायद कोई हल्का सा म्यूजिक बज रहा हो। एग्जैक्टली। लेकिन एक कमर्शियल किचन में जो होता है वो एक शांत तालाब में आराम से तैरने और एक उफनती हुई नदी में वाइट वाटर राफ्टिंग करने जितना अलग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। मतलब दोनों जगह पानी है, लेकिन वहाँ टिके रहने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो विज्ञान की समझ चाहिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी बिल्कुल यही है। हमारे पास वडोदरा के विंग्स इंस्टीट्यूट के कुलिनरी आर्ट्स कोर्स के स्रोतों का एक पूरा स्टैक मौजूद है। जी। उनके आधिकारिक ब्रोशर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, कोर्स करिकुलम और सफल एलुमनाई के डेटा को देखकर हम आज ये विश्लेषण करेंगे कि 12वीं पास छात्रों के लिए ये कोर्स मार्केट में किस तरह की जगह बना रहा है। और ये भी कि वो 100% मार्केट डोमिनेंस कैसे हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम छात्र को डे 1 रेडी, मतलब पहले ही दिन से नौकरी के लिए तैयार प्रोफेशनल बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है। क्योंकि डेटा देख के एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ कोई रेसिपी रटने का कोर्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक बुनियादी सवाल आता है जो शायद इन स्रोतों को देखने वाले किसी भी इंसान के मन में आएगा। जी बताइए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मान लीजिए कोई इंसान घर पर बहुत ही शानदार पास्ता बनाता है या बेहतरीन दाल मखनी बना लेता है। अच्छा। और उसके परिवार वाले भी बहुत तारीफ करते हैं कि वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तो क्या वो सिर्फ YouTube वीडियो देखकर या घर पर प्रैक्टिस करके एक प्रोफेशनल शेफ नहीं बन सकता? मेरा मतलब है, अगर किसी में टैलेंट है तो उससे एक औपचारिक कमर्शियल ट्रेनिंग या इस तरह के कोर्स की क्या ही जरूरत है? क्या ये सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी नहीं है? देखिए, ये बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पर विंग्स इंस्टीट्यूट के करिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, जो है हीट और प्रेशर का विज्ञान। हीट और प्रेशर? हाँ, मैं आपको थोड़ा तकनीकी रूप से समझाता हूँ। आपके घर के गैस स्टोव में औसतन 2000 से 3000 BTU हीट जनरेट होती है। एक घर की रसोई में आप एक डिश को 30 मिनट में बहुत आराम से धीरे धीरे मसाले भूनते हुए तैयार करते हैं। हाँ, और अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए तो घर पर कोई मेहमान शिकायत तो करता नहीं है। सही कहा। लेकिन विंग्स के ब्रोशर में जिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जिक्र है वो पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। एक कमर्शियल 5 स्टार किचन में हाई प्रेशर बर्नर्स होते हैं जो 25,000 से 50,000 BTU तक की हीट पैदा करते हैं। बाप रे, 50,000? जी हाँ। और जो डिश घर पर 30 मिनट लेती है उसे होटल में 5 से 7 मिनट में तैयार करना होता है, वो भी एक नहीं बल्कि 50 अलग अलग ऑर्डर्स के लिए। अच्छा, तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है? बहुत ज्यादा। और यहीं पर YouTube वीडियो काम नहीं आता, क्योंकि वीडियो देखकर आपको मसल मेमोरी नहीं मिल सकती। मसल मेमोरी? हाँ, मतलब आपका शरीर उस हीट और स्पीड को कैसे रिएक्ट करेगा, ये मसल मेमोरी सिर्फ और सिर्फ एक असली कमर्शियल सेटअप में रोजाना उस 40 डिग्री तापमान में घंटों काम करके ही बनती है। तो यानी ये सिर्फ कोई रेसिपी याद करने का खेल नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कराने की बात है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये इतना ही मुश्किल है तो क्या महज कुछ महीनों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी 18 या 19 साल के युवा को इस भयंकर प्रेशर के लिए तैयार कर सकती है? मेरा मतलब है, जो लोग 3 साल की लंबी डिग्री करते हैं उनके मुकाबले ये 1 साल का कोर्स कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? यहीं पर विंग्स इंस्टीट्यूट के मॉडल का डेटा एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। उनके करिकुलम का 70% हिस्सा, और मैं फिर से कहूंगा
पूरे 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर केंद्रित है। वाओ, 70% बहुत बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल। उनके स्रोत बताते हैं कि वहां छात्र किसी साधारण क्लासरूम में बेंच पर बैठकर सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते। तो वो क्या करते हैं? वे सीधे एक फुली इक्विप्ड असली कमर्शियल किचन में काम करते हैं। उनके पास इंडस्ट्रियल ओवन, डीप फ्रायर, हाई प्रेशर रेंज और असली तंदूर मौजूद हैं। मतलब जो चीजें एक 5 स्टार होटल में होती हैं। बिल्कुल वही चीजें उनके ट्रेनिंग सेंटर में हैं। देखिए, जब कोई छात्र घर के स्टोव पर सीखकर सीधे किसी 5 स्टार होटल जाता है तो उसे उस प्रेशर और उपकरणों की स्पीड को समझने में ही कई महीने लग जाते हैं। हाँ, वो तो घबरा ही जाएगा पहले दिन, है ना? लेकिन विंग्स का मॉडल उन्हें पहले दिन से ही उस प्रेशर का आदी बना देता है, इसीलिए वे डे 1 रेडी होते हैं। ये काफी लॉजिकल पॉइंट है। खाना तो चलिए 50,000 BTU पर बन गया, लेकिन उनके सोर्स मटेरियल में मुझे एक और चीज ने बहुत आकर्षित किया। कौन सी चीज? उनके कैंपस में एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट सेटअप का जिक्र है, क्योंकि अगर खाना मेहमान के सामने सही से पेश नहीं किया गया तो किचन की पूरी मेहनत तो बेकार है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनके कैंपस में जो इन हाउस फाइन डाइन रेस्टोरेंट सेटअप है वो इसी कमी को पूरा करता है। मतलब छात्र सिर्फ किचन के अंदर नहीं रहते। जी नहीं। एक मास्टर शेफ को सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि उसके पैन के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि उसे ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो डिश बाहर जाके टेबल पर कैसे सर्व होगी। राइट, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन के अलावा टेबल सेटअप, अलग अलग तरह की कटलरी की समझ और मेहमानों को सर्व करने का जो शिष्टाचार होता है, ये सब उस 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। अच्छा। उनके ब्रोशर के डेटा से ये एकदम साफ होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें पूरे मार्केट में बाकी सभी संस्थानों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। उनका डोमिनेंस इसी वजह से है। लेकिन उनके सिलेबस के एक हिस्से को देखकर मुझे थोड़ी सी उलझन हुई। कैसी उलझन? अगर कोई शेफ बनने जा रहा है तो वो सीधे अच्छी डिशेस बनाना क्यों नहीं सीखता? उनके करिकुलम में शुरुआत में ही कट्स और सॉस पर इतना जोर दिया गया है। ये तो मुझे वैसा ही लगता है जैसे कोई सीधे पेंटिंग बनाने के बजाय महीनों तक सिर्फ ब्रश पकड़ना सीख रहा हो, या कार चलाने से पहले इंजन के पार्ट्स रट रहा हो। क्या ये इतना जरूरी है? देखिए, अगर हम आपकी पेंटिंग वाली एनालॉजी को ही लें तो बिना रंगों और ब्रश के सही एंगल की समझ के आप शायद 1-2 बार तो तुक्के में कोई अच्छी तस्वीर बना लेंगे। हाँ, तुक्का तो लग सकता है, लेकिन आप एक मास्टरपीस रोजाना कंसिस्टेंटली नहीं बना सकते। या इसे ऐसे समझें कि ये वैसा ही है जैसे एक सर्जन को सर्जरी करने से पहले मानव शरीर की पूरी एनाटॉमी समझनी पड़ती है। ओह, तो कटिंग एक तरह की एनाटॉमी है। एग्जैक्टली। एक शेफ के लिए कटिंग और चॉपिंग वही एनाटॉमी है। एक प्रोफेशनल किचन में चाकू एक शेफ का सबसे बड़ा हथियार होता है, इसीलिए विंग्स में नाइफ स्क्रीज पर इतना ज्यादा फोकस है। लेकिन किस तरह के नाइफ स्किल्स? मेरा मतलब है, सब्जी काटना इतना बड़ा विज्ञान कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा के विज्ञान पर निर्भर करता है। ऊष्मा का विज्ञान? जी। सब्जी काटने में? जी। उनके सिलेबस में बाकायदा क्लासिकल फ्रेंच कट सिखाए जाते हैं। जैसे जूलियन एक कट होता है। जूलियन? हाँ, जिसमें सब्जियों को बिल्कुल माचिस की तीली जैसा बारीक और लंबा काटा जाता है। या फिर एक और कट है जिसे ब्रूनोइज कहते हैं। ब्रूनोइज? इसमें क्या होता है? इसमें एकदम सटीक 3 मिलीमीटर के क्यूब्स काटे जाते हैं। रुकिए, 3 मिलीमीटर के क्यूब्स? ये तो एकदम सर्जिकल प्रिसिजन की बात हो गई। एक डिश के स्वाद से इसका क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, सोचिए कि आपके पास वो 50,000 BTU का भयंकर बर्नर है। हाँ। अब अगर आपकी सब्जियों का आकार एक समान नहीं होगा, मतलब कुछ टुकड़े थोड़े बड़े और कुछ छोटे होंगे, तो क्या होगा? शायद छोटे टुकड़े जल्दी पक जाएंगे। जल्दी पकेंगे नहीं, उस तेज आंच पर वो छोटे टुकड़े जलकर बिल्कुल राख हो जाएंगे और जो बड़े टुकड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ओह, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। है ना? तो एक समान आकार ये सुनिश्चित करता है कि ऊष्मा का संचार यानी हीट ट्रांसफर हर एक टुकड़े में बिल्कुल बराबर हो। और यही प्रिसिजन, यही बारीकी एक आम कुक को एक मास्टर शेफ बनाती है। कमाल है। मतलब मैंने कभी किसी सब्जी काटने की प्रोसेस को इस नजरिए से देखा ही नहीं था। यही तो विंग्स की ट्रेनिंग का फायदा है। और फिर उनके सिलेबस में मदर सॉस का एक पूरा मॉड्यूल दिया गया है। जी हाँ, फ्रेंच कुजीन में 5 मदर सॉस होती हैं: बेशामेल, वेलोटे, एस्पेगैनोले, हॉलैंडाइज और टोमेटो। अच्छा, तो ये बेस होती हैं। बिल्कुल। दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स की ज्यादातर डिशेस इन्हीं बेस से तैयार होती हैं।
मुझे ये बेशामिल नाम हमेशा से बहुत फैंसी लगता था। ये असल में काम कैसे करता है? इसमें क्या होता है? बशमिल का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। इसमें आटे और मक्खन को बिल्कुल बराबर मात्रा में भूनकर एक रू बनाया जाता है। ROUX, रू। अच्छा, और फिर? और फिर उसमें दूध मिलाया जाता है। ये पूरा एक इमल्शन का खेल है। इमल्शन मतलब? मतलब फैट और लिक्विड को एक साथ इस तरह से बांधना ताकि वो फटे नहीं, एकदम स्मूथ रहे। विंग्स के करिकुलम में छात्रों को यही केमिस्ट्री सिखाई जाती है। वाओ! और इन बेसिक्स के साथ साथ वेजिटेरियन स्टॉक, सूप और टेम्परिंग यानी तड़के की बारीक तकनीकें भी सिखाई जाती हैं। तड़का तो हम रोज घर में लगाते हैं, उसमें क्या विज्ञान है? तड़का भी तो आखिरकार मसालों के एसेंशियल ऑयल्स को गर्म फैट में रिलीज करने की एक रासायनिक प्रक्रिया ही है। अगर तेल बहुत गर्म हुआ तो मसाले जल जाएंगे और ठंडा हुआ तो फ्लेवर नहीं आएगा। पॉइंट है। और उनके ब्रोशर से एक और बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो ये कि वे एक प्योर वेजिटेरियन इंस्टीट्यूट है। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ज्यादातर कुलिनरी कोर्सेज में मीट अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके डेटा के अनुसार वे नॉन वेजिटेरियन कुकिंग नहीं सिखाते। अगर हम खासतौर पर गुजरात के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को देखें तो वहाँ बहुत से जैन और वेजिटेरियन परिवार हैं। हाँ, जो अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजना तो चाहते हैं। लेकिन मीट हैंडलिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा होती है। तो विंग्स का ये कोर्स सीधे उस गैप को भरता है। तो क्या वेजिटेरियन में वैरायटी मिल पाती है? अरे बहुत वैरायटी है। उनके पास इंडियन वेजिटेरियन में पंजाबी, मुगलाई, साउथ इंडियन और गुजराती कुजीन का पूरा मॉड्यूल है। अच्छा। इसके अलावा इंटरनेशनल कुजीन में पिज्जा, पास्ता, चाइनीज नूडल्स और करीज सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन मेरे मन में एक डाउट है, बेकरी और पेटिसरी में तो अंडे का बहुत इस्तेमाल होता है ना? मैंने देखा है कि बेकिंग के मॉड्यूल में पफ पेस्ट्री और क्रॉसेंट का जिक्र है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। बेकिंग मॉड्यूल में अंडे का उपयोग होता है क्योंकि बेकिंग पूरी तरह से केमिस्ट्री है, जहां अंडा एक बाइंडर का काम करता है। तो फिर प्योर वेजिटेरियन कैसे हुआ? खूबी ये है कि वो हर डिश, चाहे वो कपकेक्स हों या ब्रेड बेकिंग, हर चीज का एगलेस विकल्प भी विस्तार से सिखाते हैं। अच्छा, तो एगलेस भी सिखाते हैं? जी, और चूंकि आपने क्रॉसा का जिक्र किया, आपको पता है एक क्लासिक क्रॉसा में कितनी लेयर्स होती हैं? शायद 10-15? जी नहीं, 72 लेयर्स होती हैं। 72 लेयर्स एक इतने से छोटे से क्रोसा में? ये कैसे मुमकिन है? यही तो बेकिंग की कला है। आटे और ठंडे मक्खन को बार बार बहुत ही सावधानी से फोल्ड किया जाता है। ओह! यहाँ तापमान का नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किचन का तापमान थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो मक्खन पिघल के आटे में मिल जाएगा। और फिर वो लेयर्स नहीं बनेंगी? बिल्कुल, लेयर्स खराब हो जाएंगी। जब ये ओवन में जाता है तो मक्खन में मौजूद पानी भाप बनता है और वही भाप उन 72 लेयर्स को हवा में ऊपर उठाती है। ये तो पूरी तरह से विज्ञान है। मैंने कहा ना, थर्मोडायनामिक्स है। इसके अलावा उनके कोर्स में प्लेटिंग, मेन्यू प्लानिंग और फूड प्रोडक्शन कॉस्टिंग का भी बहुत गहरा व्यवहारिक ज्ञान शामिल है। कॉस्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि यही तय करता है कि कोई डिश होटल को मुनाफा देगी या नहीं। एक शेफ को यह पता होना चाहिए। ये सब सुनकर तो ये सच में एक आर्ट और साइंस का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगता है। जी, लेकिन यहाँ से उनके सिलेबस में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। वो क्या? मैंने उनके ब्रोशर में देखा कि वे खाना पकाने के इस कोर्स में एवसेक यानी एविएशन सिक्योरिटी, फर्स्ट एड और पॉश की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पॉश मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। जी, अब ये सब तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब्स या एयरलाइंस के लिए सुना था। एक शेफ को किचन के अंदर इन सब चीजों की क्या जरूरत? ये थोड़ा अजीब नहीं है? बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। वो कैसे? आज के समय में बड़े इंटरनेशनल 5 स्टार होटल्स, क्रूज शिप्स और एयरपोर्ट लाउंज में सिर्फ अच्छा खाना बनाना काफी नहीं रह गया है। अच्छा, एक युवा छात्र को उस पूरे इकोसिस्टम को समझना होता है। इकोसिस्टम से आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब किचन तो आखिरकार किचन ही होता है ना, चाहे वो कहीं भी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए विंग्स के किसी एलुमनाई को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रीमियम लाउंज किचन में नौकरी मिल जाती है। ठीक है। वहां उसे एवसेक यानी एविएशन सिक्योरिटी की समझ होनी ही चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि एक हाई सिक्योरिटी जोन में चाकू और अन्य धारदार उपकरणों को कैसे हैंडल किया जाता है। हो हाँ, एयरपोर्ट पर तो सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। एग्जैक्टली। और रही बात फर्स्ट एड की, तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग तो किसी भी कमर्शियल किचन के लिए जीवन रक्षक है। क्योंकि वहाँ खतरे बहुत हैं। बिल्कुल, जहां भारी मशीनें हों, उबलता हुआ तेल हो और तेज धार वाले चाकू हों, वहां जलने, कटने या चोकिंग जैसी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन पॉश की ट्रेनिंग,
क्या ये वाकई किचन के माहौल में लागू होती है? ये तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इतिहास गवाह है कि दुनिया भर के कमर्शियल किचन का माहौल पारंपरिक रूप से बहुत ही आक्रामक, पुरुष प्रधान और भयंकर तनावपूर्ण रहा है। हाँ, हमने टीवी शोज में देखा है शेफ्स को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए, बर्तन फेंकते हुए। बिल्कुल, लेकिन आज के समय में मैरियट, ताज या आईटीसी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स इस टॉक्सिक कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। वो अब इसे बर्दाश्त नहीं करते। एकदम नहीं। वे एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक वर्कप्लेस चाहते हैं। राइट। वो सोचिए, जब 18 या 19 साल का कोई छात्र पॉश सर्टिफिकेशन के साथ उनके इंटरव्यू में जाता है, तो एचआर को यह स्पष्ट संदेश जाता है कि ये उम्मीदवार आधुनिक और सुरक्षित वर्क कल्चर को पहले से समझता है। वाओ! ये एक ऐसा इंसाइट है जो वाकई उन्हें बाकी लाखों उम्मीदवारों से अलग खड़ा कर देता है। इसीलिए उनका प्लेसमेंट रेट इतना हाई है। ये नजरिया तो मैंने सच में सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ खाना पकाना नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल वर्क प्लेस के लिए इंसान को तैयार करना है। जी। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जो उनके ब्रोशर में प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास। हाँ, ये एक और मास्टर स्ट्रोक है उनका। उनके जनसांख्यिकी डेटा के अनुसार उनके कई छात्र गुजराती या हिंदी मीडियम स्कूलों से आते हैं। तो इंग्लिश में उन्हें थोड़ी झिझक होती होगी? बिल्कुल होती है, लेकिन इंटरनेशनल किचन की भाषा तो ग्लोबल है ना। बिल्कुल। अगर आप एक फ्रेंच या इटालियन डिश बना रहे हैं तो आपको उसके सही शब्द भी तो पता होने चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। अब मान लीजिए एक गुजराती मीडियम के छात्र को इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव शेफ को यह समझाना हो कि उसका पास्ता अल डेंटे है। अल डेंटे? हाँ, ALDENTE, अल डेंटे मतलब पकने के बाद भी थोड़ा कड़क है। या किसी सॉस के लिए पैन को डीग्लेज करना है। डीग्लेज का मतलब पैन में चिपके हुए फ्लेवर्स को कोई लिक्विड डालकर निकालना। तो इन सब चीजों के लिए उसे एक खास वोकैबुलरी चाहिए। हाँ, वरना वो अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा। इसीलिए विंग्स उन्हें कैम्ब्रिज सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रेनिंग देता है, ताकि भाषा उनके ग्लोबल करियर में कोई बाधा न बने। चलिए, थ्योरी हो गई, विज्ञान हमने समझ लिया, सॉफ्ट स्किल्स भी आ गए। लेकिन अब एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी सवाल पर आते हैं। जी, पूछिए। असल दुनिया में इन छात्रों के लिए नौकरियां आखिर हैं कहाँ? और उनके डेटा में 10वीं पास या 12वीं फेल छात्रों के लिए जो माइक्रो कोर्सेज का जिक्र किया गया है, वो सिस्टम कैसे काम करता है? क्या उनके लिए रास्ते बंद है? बिल्कुल नहीं। उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और कोर्स स्ट्रक्चर का विश्लेषण करने पर यह बहुत स्पष्ट हो जाता है। जो छात्र 12वीं पास हैं वो सीधे उनके 1 साल के फुल कुलिनरी डिप्लोमा कोर्स के लिए योग्य हैं। ठीक है। लेकिन विंग्स ने उन छात्रों के लिए भी रास्ते खोले हैं जो सिर्फ 10वीं पास हैं या किसी वजह से 12वीं क्लियर नहीं कर पाए। तो वो क्या कर सकते हैं? वे अपनी 12वीं पूरी करने के साथ साथ हाइब्रिड माइक्रो कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे सिर्फ बेकरी का मॉड्यूल ले लिया या सिर्फ इंडियन कुजीन का मॉड्यूल सीख लिया। इससे तो उनका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। एग्जैक्टली। ये तो काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच है। लेकिन जो छात्र 1 साल का फुल डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए इस कोर्स का ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर कोई 3 साल की लंबी डिग्री के बजाय ये 1 साल का कोर्स चुने तो उसे फाइनेंशियली क्या फायदा होगा? यहाँ अर्थशास्त्र का बहुत ही सीधा सा गणित है। देखिए, एक 3 साल की टिपिकल होटल मैनेजमेंट डिग्री में आम तौर पर कम से कम 3 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हाँ, फीस काफी ज्यादा होती है। और छात्र पूरे 3 साल बाद जाकर कहीं जॉब मार्केट में कदम रखता है। इसके विपरीत विंग्स के 1 साल के कोर्स की फीस लगभग 1 लाख से 1,12,000 रुपए के बीच है, जो कि काफी कम है। और इसमें 6 महीने की इंटेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसके तुरंत बाद उन्हें टॉप 5 स्टार होटल्स में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप मिलती है। मतलब महज 18 या 19 साल की उम्र में एक छात्र ताज, मैरियट या आईटीसी जैसे ब्रांड्स में काम करना और पैसा कमाना शुरू कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके प्लेसमेंट डेटा से पता चलता है कि जब तक 3 साल की डिग्री वाला कोई छात्र पास आउट होकर एक फ्रेशर के तौर पर मार्केट में आता है, तब तक विंग्स का छात्र इंडस्ट्री में पूरे 2 साल का असली अनुभव ले चुका होता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा हेड स्टार्ट है। और कई मामलों में तो वो केमिस्ट शेफ से प्रमोट होके शेफ डी पार्टी के पद तक भी पहुंच चुका होता है। केमिस्ट शेफ मतलब जो शुरुआत करते हैं? हाँ, एंट्री लेवल। और शेफ डी पार्टी मतलब जो एक पर्टिकुलर सेक्शन को लीड करता है। क्या हमारे पास इन दावों को पुख्ता करने के लिए उनके एलुमनाई के कुछ असली उदाहरण हैं? बिल्कुल है। उनके रिकॉर्ड्स में बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। एक बहुत ही प्रमुख नाम है माज शेख। माज शेख? जी, उन्होंने विंग से ट्रेनिंग ली और आज वे दुबई में दुनिया के सबसे मशहूर शेफ्स में से एक
गॉर्डन रामजे के हेल्स किचन में काम कर रहे हैं। गॉर्डन रामजे के साथ ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसी तरह उत्कर्ष चव्हाण नाम के एक एलुमनाई हैं जो दी ओबेरॉय जैसे लग्जरी ब्रांड में अपनी जगह बना चुके हैं। अच्छा। और सिर्फ नौकरियां ही नहीं, शुभांगिनी जाधव जैसी एलुमनाई की कहानी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रेनिंग के बाद खुद का एक सफल कैफे शुरू किया है। वाओ, एंटरप्रेन्योरशिप की बात चली है तो मैंने हाल ही में पढ़ा था कि खास तौर पर गुजरात में स्विगी और जोमैटो की वजह से आजकल क्लाउड किचन का बहुत बड़ा बूम चल रहा है। जी, बहुत जोरों पे है। क्या उनका करिकुलम छात्रों को इस आधुनिक बिजनेस मॉडल के लिए भी तैयार करता है? बहुत गहराई से तैयार करता है। देखिए, क्लाउड किचन दरअसल डिलीवरी ओनली रेस्टोरेंट होते हैं जहां बैठने की जगह नहीं होती। हाँ। अब एक पारंपरिक रेस्टोरेंट खोलने में करोड़ों का निवेश और किसी प्राइम लोकेशन का भारी भरकम किराया लगता है, लेकिन क्लाउड किचन मॉडल में विंग्स के छात्र सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए के छोटे से निवेश के साथ अपना खुद का डिलीवरी ब्रांड शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए वो उन्हें कहाँ से मिलते हैं? वो उनके कोर्स के फूड प्रोडक्शन, कॉस्टिंग और मेन्यू प्लानिंग मॉड्यूल से ही आता है। अच्छा, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, उन्हें बाकायदा ये सिखाया जाता है कि एक डिश की लागत कैसे निकालनी है, मुनाफा कैसे तय करना है, और सबसे जरूरी बात FSSAI यानी फूड सेफ्टी लाइसेंसिंग के नियम क्या हैं। मतलब उन्हें पूरा बिजनेस मॉडल समझा दिया जाता है। एग्जैक्टली। ये कोर्स उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी बनने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि एक शेफप्रेन्योर बनने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। इस पूरी चर्चा और इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है। क्या? ये कोई साधारण कुकिंग क्लास बिल्कुल नहीं है। ये कमिस्ट शेफ से शुरुआत करके एग्जीक्यूटिव शेफ बनने या फिर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने का एक बेहद रणनीतिक और वैज्ञानिक रास्ता है। 100%। 50,000 BTU की वो भयानक हीट, 3 मिलीमीटर के सटीक ब्रुनवाज कट्स और 72 लेयर्स वाले क्रोसॉन्ट के विज्ञान से लेकर पॉश और एवसेक जैसी प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग तक, ये सब मिलकर एक युवा को असल दुनिया के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा डिजाइन किया गया इकोसिस्टम है जो एक कच्चे शौक को एक धारदार और ग्लोबल करियर में बदल देता है। और इसी विश्लेषण के साथ आज की इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए इस पूरे विषय से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कमर्शियल किचन का वो 40 डिग्री तापमान, 50,000 BTU की आग और 20 मिनट में 50 ऑर्डर्स निकालने का जो भयानक दबाव होता है, वो किसी भी इंसान की मसल मेमोरी को हमेशा के लिए बदल देता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर इंसान को बदल कर रख देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई 18 या 19 साल का युवा किचन के अंदर इस गजब के टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन और उस भारी दबाव को मुस्कुराते हुए झेलने की कला सीख जाता है, तो उसकी असल जिंदगी की आम चुनौतियों को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता होगा? बहुत ही उम्दा सवाल है। जब कोई इंसान आग, समय और अपने खुद के तनाव को इतनी कम उम्र में काबू करना सीख जाए, तो फिर बाहर की दुनिया की ऐसी कौन सी चुनौती है जो उसे डरा सकती है? शायद कोई नहीं। ये वाकई हम सबके लिए एक सोचने वाली बात है। आज की चर्चा में बस इतना ही।